आइए दोस्तों, आज हम लोग जिस शख्सियत का तज़किरा करने जा रहे हैं वो देश के महानायक से कम नहीं। वो एक ग्रेट, लेजेंडरी, इंस्पायरिंग, ट्रू, आइकॉनिक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, टीचर, गाइड और मेंटर थे, जिन्होंने हजारों नहीं लाखों दिलों पर राज किया। हजारों की तादाद में उन्होंने रोजगार दिया, लोगों के अंदर टैलेंट्स को डेवलप किया, उनके कारोबार को डेवलप किया, एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले शख्सियत के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, जिन्होंने एक मामूली से छोटे से कारोबार को एक लेजेंडरी, बड़ा, ग्रेट बिजनेस एम्पायर बनाया। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जनाब रतन टाटा जी, जो अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक ज़बरदस्त लीगेसी छोड़ी है, जिनकी पैदाइश दिसंबर 1937 में हुई, वफात 9 अक्टूबर 2024 में हुई। वो सिर्फ एक जाने मारे इंडस्ट्रियलिस्ट ही नहीं, बल्कि एक आइकॉनिक फिगर थे इंडिया के। लोगों के बीच में टैलेंट को डेवलप किया, एजुकेशन को प्रमोट किया, कॉलेजेस, स्कूल, चैरिटेबल वर्क, फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क, ये सारी चीज़ को डेवलप किया। एक सच्चा मिसाल, एक सच्चा सिटीजन इंडिया का, जिसको देश ने भी सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा। तो अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जनाब रतन नवल टाटा। तो फ्रेंड्स, वाकई में ये बहुत ही गम का माहौल है कि वो हमारे बीच नहीं, लेकिन जो उनका सोच था, जो उनकी नज़रिया था, वो ताक़यामत जिंदा रहेगी और हज़ारों लाखों को इंस्पायर करती रहेगी। जिस तरीके के वो शख्सियत थे, वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग है। अपने महान कारनामे के लिए 2008 में इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण उनको दिया गया। इससे पहले 2000 में इंडिया थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी पद्म भूषण उनको दिया जा चुका था। अब आप समझ सकते हैं उनकी अहमियत देश और देश के नागरिकों के बीच में कैसी थी। 28 दिसंबर 1937 को एक बच्चा एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली में जन्म लेता है। उसका बचपना कोई हंसी और खुशी वाला नहीं, बल्कि माँ बाप के जुदा हो जाने की वजह से वो गम और सदमे के बचपना से दो चार हुआ। लेकिन उस गम के माहौल ने उसको और मजबूत बनाया, आत्मनिर्भर बनाया और कॉन्फिडेंट बनाया। कॉर्नल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल करने के बाद वो वापस इंडिया आते हैं और टाटा ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। हालांकि इनका ताल्लुक एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से थे, उसके बावजूद ये शुरुआत बहुत ही लो लेवल से करते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड रियलिटी से बखूबी वाकिफ़ थे। ये जानते थे मजदूर की अहमियत को, कि उनकी ज़िंदगी किस तरीके से कितनी हार्ड होती है, कितनी स्ट्रगल वाली होती है। इसीलिए मज़दूरों का, वर्कर्स का, लेबरर्स का भी एहतराम दिल में था, जो शायद आज के एंटरप्रेन्योर्स, आज के बिजनेसमैन के अंदर नहीं देखने को मिलती है। जब आप सेठ हो जाते हैं, जब आपके पास दौलत आ जाती है, जब आप काफ़ी बड़े हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ओहदा आपके पास आ जाता है, तब ये छोटे लोग जिनकी मेहनत की बदौलत आपका एम्पायर खड़ा हुआ है, उसकी कदर उतना शायद उनके दिलों में नहीं रहती है। लेकिन रतन टाटा के साथ ये बात नहीं थी। हालांकि उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं थी, उनकी शोहरत में, उनकी दौलत में कोई कमी नहीं थी, वो बढ़ता ही गया। लेकिन उसके बावजूद जो छोटा तबका था मजदूरों का, लेबर्स का, उसकी अहमियत को वो हमेशा नज़र के सामने रखते थे, उसकी अहमियत की वो कदर करते थे। फिर वक्त आता है 1991 का, और ये वो दिन था जब रतन टाटा चेयरमैन बनाए जाते हैं टाटा ग्रुप का। उसके बाद उसके सितारे जो है बुलंदी पे पहुंचना शुरू हो गया। जिस तरीके से उन्होंने उस कंपनी में काम किया, जिस एथिक्स, एटिकेट, डिसिप्लिन उन्होंने अपनाया, उन डिसिप्लिन और एटिकेट्स की वजह से वो कंपनी धीरे धीरे उरूज पे जाने लगी, धीरे धीरे बुलंदी को छूने लगी। कहते हैं ना फ्रेंड्स कि अगर लीडर के पास विजन हो तो फिर समझिए कि सारे के सारे फॉलोअर्स भी कामयाब ज़रूर होते। अलेक्जेंडर का वो मशहूर मकूला अभी हमारे जहन में आया कि मैं उस आर्मी से नहीं डरता हूँ जिसके पास हज़ारों शेर हो, लाखों शेर हो, शेरों की आर्मी हो, लेकिन उसका लीडर एक भेड़ हो। बल्कि मैं उस आर्मी से डरता हूँ जिसके पास हज़ारों लाखों भेड़ हो, लेकिन उसका लीडर एक शेर हो। अगर लीडर विजनरी है, पावरफुल, उसकी सोच दूर तक जाती है, तो फिर पीछे के वर्कर्स के लोग, फॉलोअर्स चाहे जैसे भी हैं, वो सब लोग कामयाबी के बुलंदी को जरूर छुएंगे, सक्सेस का मजा जरूर एंजॉय करेंगे। रतन टाटा में और बाकी बिजनेसमैन में एक जो बड़ा फर्क था फ्रेंड्स, कि बाकी बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचते हैं, उनका जहनियत सिर्फ
कमाना, अर्न करना ये था, बल्कि रतन टाटा अपनी कंपनी को डेवलप करना और साथ साथ में जितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं उन सब का ख्याल वो रखते थे। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक लीडर, एक विजनरी भी थे। उन्होंने टाटा ग्रुप को डाइवर्सिफाई किया, उसको इंटरनेशनल मार्केट के लिए ओपन किया, ओपन टू ऑल किया। उनका स्ट्रैटेजी सिर्फ ये नहीं था कि अपने ग्रुप को कैसे एक्सपैंड किया जाए, बल्कि उसके अलावा ये भी था कि कैसे इनोवेशंस इसमें लाया जाए, कौन से नए टूल्स एंड टेक्निक से जिसको अपनाया जाए, जहां पे हर कोई ये समझे कि मैं ही इस कंपनी का मालिक हूं, ये कंपनी मुझसे भी जुड़ी हुई है, मैं भी इससे रिलेटेड हूं। उन्होंने एक टीम फ्रेम किया जिसमें वर्कर्स की अहमियत को भी बताया कि यू आर नॉट ए टाइनी वर्कर, बल्कि यू आर सो इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंपनी एंड फॉर अस टू। यही वजह था कि टाटा नैनो जैसी कार को इंडियन रोड्स पे रतन टाटा दौड़ाने में कामयाब हुए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। उन्होंने दावा किया था कि 1 लाख या आसपास में हम एक कार लॉन्च कर देंगे जिसपे पूरी फैमिली बैठ के जा सकती है, और वाकई में उन्होंने इस दावा को करके दिखाया। ये उनके इनोवेटिव माइंड्स का ही कमाल था। इंडिया की कैपिटल दिल्ली में भी लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया और टाटा नैनो वाकई में कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिप्लेसमेंट था, जहां पे पूरी फैमिली आसानी से शॉर्ट ड्यूरेशन का ट्रैवल वगैरह आराम से कर सकती थी, लॉन्ग तक कर सकती थी। रतन टाटा के कुछ कोट्स को मैं यहाँ पे आपके सामने शेयर करता हूँ ताकि आप भी उनके ख्यालात को समझ सकें, आप जान सकें कि वो किस नज़रिए के मालिक थे, किस तरीके से वो सोचते थे। ये चुनिंदा कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट। मुझे इस बात की फिक्र या परवाह नहीं है कि मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ या नहीं, बल्कि जो डिसीजन मैं लेता हूँ उसको सही करके दिखाता हूँ। नंबर 2, बिजनेस नीड्स टू गो बियॉन्ड द इंटरेस्ट ऑफ देयर कंपनीज टू द कम्युनिटीज दे सर्व। बिजनेस का जो कारोबार है ये सिर्फ अपने भलाई के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि उन लोगों की भलाई के बारे में भी सोचना है जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो इसमें सर्व कर रहे हैं। तीसरा कोट है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी है, इफ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, इफ यू वांट टू वॉक फार वॉक टुगेदर। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, अकेले सफर करें, लेकिन अगर आप दूर तक सफर करना चाहते हैं तो फिर सबको साथ में लेकर चलें। ये भी उन्हीं का कोट है फ्रेंड्स, आई एम नॉट ए बिजनेसमैन, आई एम ए बिजनेस पर्सन। यानी कि मैं एक कारोबारी नहीं हूं, बल्कि मैं एक इंसान हूं जो कारोबार करता है। इस कोट पे जरा गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने जो इंसानी फितरत है, जो इंसानी इमोशंस है, जो इंसानी प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी वगैरह है, उसको एम्फसाइज किया है। उस इंसानी कायदे कानून को ये बिजनेस में लेके आए। फेमस कोट है, द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ ए कंपनी इज इट्स पीपल। यू मस्ट बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अपने खुद को बदलिए अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। एक और कोट जिसमें वो थैंक्स कहते हैं, आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप दैट हैज गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट आई वांटेड टू डू। और आखिरी कोट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके और हमारे लिए, वो ये है, द ग्रेटेस्ट फेल्योर इज नॉट टू ट्राई। सबसे बड़ी नाकामी, सबसे बड़ी फेल्योर यही है कि आदमी कोशिश ना करे। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि रास्ता हमेशा इनके लिए सादगी से भरा ही रहा, बल्कि कई बार मुसीबतों का पहाड़ इनके ऊपर, इनके कंपनी के ऊपर भी आया। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त में जो है इनकी कंपनी भी टूटने के कगार पे पहुंच गई। ऐसे हाल में रतन टाटा ने अपने सूझबूझ, अपने काबिलियत और लियाकत के दम पे उस क्राइसिस से वो जूझे और अपनी कंपनी को, खुद को बाहर निकाला। रतन टाटा के बारे में फ्रेंड्स जितनी बात कही जाए वो कम ही है। आने वाले वक्त में हम लोग और मज़ीद जानकारी आप जुटाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में जाना जा सके, इनके कंपनीज़ के बारे में जाना जा सके। लेकिन एक बात तय है फ्रेंड्स कि रतन टाटा जैसा शख्स दोबारा पैदा होना मुश्किल है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।